पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस मार्ग में बिखरे सुल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। दोस्तों, आज कोविड-19 के चपेट में पूरा दुनिया है और हम सभी इसी इंतजार में हैं कि कब ये महामारी खत्म होगा और हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे, एक बड़ा बिजनेस बना पाएंगे। दोस्तों, अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हमें आज ही और इसी समय इस मौके को तलाश करना है कि कैसे हम अपने बिजनेस को आत्मनिर्भर बनाएं और खुद को भी आत्मनिर्भर बने और पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाएं। 2 दिनों से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। यानी कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका मनोदशा क्या होना चाहिए, आपके मानसिक सोच क्या होना चाहिए, आप किस तरह से अपने बिजनेस शुरू करने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। तो आज मैं लेके आया हूं कि जब आप बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे होते हैं, बिजनेस को बड़ा बना रहे होते हैं, तो फंड भी आवश्यकता होती है। इस फंडिंग की क्या प्रक्रिया है और कैसे हम ले सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं, इस पे बात करेंगे। चलिए, मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूं, इसके साथ ही हम इस चीज को समझ पाएंगे। चलिए, अब ये फंडिंग है। फंडिंग आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इससे आपको समझ आता है कि कैसे फंडिंग पीछे में भी बात किया था। जब मैं पिछले जब सीरीज बना रहे थे तो उसमें बात किए थे कि सीड फाइनेंस की बात किए थे। यानी वो सीड फाइनेंस वो एक तरह से इंटरनल फाइनेंस होता है। अब हमें एक्सटर्नल फाइनेंस की तरफ जाना है। जब बिजनेस एक शोकेस बन के तैयार हो गया, हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी है और अब हम बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, तो हमें फंड चाहिए और वो फंड हमें एक्सटर्नल सोर्स से लेना है। तो ये एक्सटर्नल फंड है क्या, कैसे इस पे काम कर सकते हैं, इसको हम आगे जानते हैं। सबसे पहले एक डिफरेंस देखना चाहेंगे कि जो ट्रेडिशनल फंडिंग होता है और क्राउड फंडिंग में अंतर देखेंगे। कोलेटरल सिक्योरिटी आपको बैंक के केस में जरूरी होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट, आपको बैंक तो पता ही है, जो आप ट्रेडिशनल मेथड से बैंक को अप्रोच करते हैं, आप लोन लेते हैं। एक वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट वेंचर्स हैं जो आपको आपके बिजनेस में मैनेजमेंट में शामिल होते हैं और फिर लोन देते हैं। और क्राउड फंडिंग है जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से आप पैसे लेते हैं, उसको हम क्राउड फंडिंग करते हैं। एक नॉर्मल भाषा में अगर बात करूँ तो ये हो सकता है। टाइम रिक्वायरमेंट क्या है आपका, यहाँ लॉन्ग टाइम लगता है बैंक के केसेस में, और वेंचर कैपिटलिस्ट में भी लंबा टाइम लगता है। लेकिन क्राउड फंडिंग में आपको 8.2 वीक्स का यहाँ टाइम दिया गया है, यानी कि 8 वीक में आपको फंडिंग जनरली मिल जाता है। रिलेशनशिप आपको बैंक में अगर अच्छा है, अगर आप बैंक के साथ रेपो आपका अच्छा है तो आपको लोन जल्दी मिलेगा। वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए अगर आप जानते हैं तो वहाँ अच्छे से मिल सकता है। और क्राउड फंडिंग के लिए अगर किसी आप बिजनेस नेटवर्किंग में हैं और आप किसी इंडस्ट्री के किसी मेंबरशिप ले रखा आपने, तो आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है। सक्सेस स्टोरी बिजनेस बैंक के केस में ये तो अलग अलग सिनेरियो पे डिपेंड करता है, आपका बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा है, आप किस सेगमेंट को डील करते हैं, उसके अनुसार इसके सक्सेस रेशियो को हम बता सकते हैं। लेकिन कैपिटल फंडिंग में आपको 0.07% की चांसेस है कि ये सक्सेस रेट है। क्राउड फंडिंग में ये आपको 7 to 8% से वैरी करता है और ये 83% भी जा सकता है। मैनेजमेंट कंट्रोल, बैंक आपके मैनेजमेंट में कभी शामिल नहीं होती है, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट आपके बैंक में मैनेजमेंट में शामिल होते हैं और आपके मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हो सकते हैं। क्राउड फंडिंग में ऐसा केस नहीं है। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल यहाँ लेने की कोशिश किया था ताकि आप समझ पाए वेंचर कैपिटलिस्ट और इन सब चीजों के अंतर समझ पाए। अब एक और मैं लेके आया हूँ इन्वेस्टमेंट साइकिल। इसके फेजेस हैं
आपके चीज पे दिख रहा है यहाँ पे आपका सीड फंडिंग क्या है, अर्ली स्टेज फंडिंग क्या है, सीरीज ए बी सीरीज क्या है फंडिंग, सीरीज सी डी क्या है, और पब्लिक फंडिंग क्या है। सीड फंडिंग की बात करेंगे तो ये कॉमन फाउंडर्स स्टॉक्स, जो आपके फाउंडर्स होते हैं, आप हैं या आपकी फैमिली है, उस पे वो फंडिंग करते हैं। आपके कॉमन प्रिफर्ड लोग होते हैं अर्ली स्टेज में, जिसको आप जानते हैं, वो फंडिंग करते हैं, उसको ब्रिज फाइनेंस भी बोलते हैं। उनको इंडिविजुअल्स एंजल्स भी बोलते हैं, जो आपके बिजनेस को आते हैं और आगे आपके आइडिया को नर्चर करते हैं, वो आगे बढ़ता है। फिर सीरीज ए एंड सीरीज बी पे बात करते हैं। यहाँ भी आपके वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, एंजल फाइनेंस ग्रुप भी बहुत सारे बने हुए हैं, आप गूगल में सर्च देख करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो एंजल फाइनेंसिंग भी करते हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट का भी काम करते हैं। सीरीज सी एंड डी में इसमें ये डेप्ट वाला फंडिंग होता है, मेजाइन डेप्ट इसको बोलते हैं, और इसमें वेंचर कैपिटलिस्ट और पी ये इस पे काम करते हैं, इस स्ट्रेटेजी पे ये काम होता है। फिर पब्लिक में आपको इक्विटी और डेप्ट के केस में जाते हैं, जैसे कि आपका आईपीओ आता है या ये सब चीजें आती हैं, तो वो शेयर बाजार के थ्रू मूव करता है, तो वहाँ इक्विटी और इन्वेस्टमेंट भी आ सकते हैं, जिसमें आपको आईपीओ कवर होता है। अब एक और मैं आपका स्लाइड यहाँ शेयर करना चाहूंगा, जहाँ पे आपको मैं दिखाया हूँ कि अगर प्री सीड्स की बात करें तो वहाँ फ्रेंड्स एंड फैमिली पे आप करेंगे। दिक्कत ये होती है कि हम गलत समय में जाते हैं। अगर हमारे पास आइडिया है, हमारा बिजनेस कंसेप्ट अच्छा है और तुरंत बैंक के पास चले जाएंगे तो बैंक लोन नहीं देगी, उसे आपको 2 साल का फाइनेंशियल चाहिए होता है। आजकल मैं बताऊंगा कि कैसे फाइनेंशियल बनाने चाहिए। जनरली हम गलती क्या करते हैं कि हम फाइनेंशियल जब बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है और उसके तहत आप बनाते हैं। आप सोचते हैं कि हमें लोन मिल जाए और हमें टैक्स भी देना ना पड़े, तो ऐसा ये कंट्राडिक्शन नहीं हो सकता है। ये विरोधाभास है कि आप एक तरफ से प्रॉफिट कम करना चाहते हैं, दूसरी तरफ से किसी से पैसे मांग रहे हैं। जब पैसे तभी लोग देंगे जब उन्हें मार्जिन दिखेगा आपके बिजनेस में, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर बिजनेस में मार्जिन नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई किसी भी टाइप का फंडिंग हो। तो आप इस इनिशियल स्टेज पे जरूर कोशिश कीजिए कि आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अच्छा दिखे, वो ड्रेसअप रहे, यानी कि आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा हो। मैं फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस का जब क्लास लेता हूँ तो उसमें बताता हूँ कि कैसे ये आपको बैलेंस शीट काम करती है और हमारा बैलेंस शीट कैसा होना चाहिए। जनरली बहुत सारे बिजनेसमैन को ये पता भी नहीं होता है कि हमारा बैलेंस शीट में क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट ने या भी टैक्स प्रोफेशनल या फिर आपके अकाउंटिंग प्रोफेशनल लोग क्या डाले हैं, किस बैलेंस शीट में कौन सा फिगर दिख रहा है, क्या सही है क्या नहीं है, ये पता नहीं होता है। तो इसके कारण से फंडिंग इफेक्ट होता है। चलिए आप मुद्दे पे आते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली यहाँ पे काम होता है, सीट्स फाइनेंसिंग होता है, जहाँ पे फ्रेंड्स एंड फैमिली और आपके नॉन पर्सन यहाँ फाइनेंसिंग करते हैं। सीरीज ए आता है, यहाँ सीरीज ए में आपको वेंचर कैपिटलिस्ट भी आ सकते हैं, और यहाँ पे आपको एंजल फाइनेंस के रूप में या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में आपको फंडिंग होता है। सीरीज बी प्लस की फंडिंग यानी कि BCD की फंडिंग होती है, जहाँ पे जनरली वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, और उसके बाद IPO आता है। जैसे देख रहे हैं आप पहले हम इस इमेज भी आप दिख रहे हैं, पहले आपका आइडिया आया, आइडिया के बाद बीज निकल रहा है, बीज के बाद आपका पौधा तैयार होने लगा, पौधे के बाद शाखाएं बढ़ रही है, अब आप ब्रांचेज खोल रहे हैं, बहुत सारे ब्रांचेज खोल रहे हैं, तो आपको IPO लाने की आवश्यकता है। आप तभी अपने मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। तो इस सीरीज के साथ आपके फंडिंग का जो पैमाना हो, जो आपका फंडिंग पॉलिसी हो, ये आज से डिसाइड कीजिए कि हम किस स्टेज पे कब कहाँ पहुंचेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इस पे आपको काम करने की आवश्यकता है। अब हम लास्ट में लेते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर ये आपको देखा सुनते हो आ रहे होंगे, अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं या फिर जनरल फाइनेंशियल जो भी न्यूज आता है, इसमें देखते हैं कि किसी कंपनी का हाल फिलहाल में SBI कार्ड का आया था IPO, जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग लिया था। मैं भी इसमें इन्वेस्ट किया था, लेकिन इत्तेफाक से आपका कोरोना आ गया और बिजनेस बहुत डाउन हो गया, जिसके कारण से बहुत सारे प्राइसेस डाउन हो गए। तो खैर अभी बात करते हैं, अगर आपका IPO है तो IPO होता क्या है, इस पे बात करेंगे। इसके स्टेज है। ये IPO होता है जब आप पब्लिक से पैसे उठाते हैं। ये क्राउड फंडिंग का भी एक तरीका होता है, जिसमें आप इन्वेस्टर से जो कि शेयर बाजार में है बैठे हुए हैं वहां से लेते हैं। आप या कोई भी आदमी IPO में भाग ले सकता है जो जिसके पास डीमेट अकाउंट है, और किसी भी कंपनी का आप
अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मिल गया शेयर तो आप उस शेयर को यूज कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट या उसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब पहला स्टेप है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अंडरराइटर्स को। अंडरराइटर्स होते हैं जो आपके पूरे प्रोसेस को, जो आईपीओ का प्रोसेस होता है उसको डिजाइन करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं सेकंड नंबर में। फिर बहुत सारे फाइलिंग्स होते हैं, सेबी के गाइडलाइंस है, उस पे काम करते हैं, उस पे आपको ड्यू डिलिजेंस करते हैं, आपके बिजनेस में सही में आप तैयार हैं क्या आईपीओ लाने के लिए। फिर उसकी प्राइसिंग होती है, प्राइस का बिडिंग क्या होगा वो देखते हैं। फिर स्टेबलाइजेशन होता है, एक टेक्निकल वर्ड है जिसको हमें पूरा करना होता है। फिर आपको ट्रांजिशन होता है, फिर आपको आईपीओ मार्केट में आता है, आप हम परचेज करते हैं और इस तरह से जाते हैं। तो आप जब बिजनेस, मेरा ये स्लाइड बनाने का मकसद ये था कि मैं बताऊं कि आपका ध्येय होना चाहिए कि आपका लक्ष्य जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप फंडिंग उस हद तक जाएं जहां तक लास्ट फंडिंग का स्टेज है, यानी कि इक्विटी तक जाएं, इक्विटी फंडिंग करें, यानी कि आप आईपीओ तक जाएं। आपकी प्रोसेस आज से इस तरह बना होना चाहिए, आपका बिजनेस इतना स्ट्रांग हो कि आप मजबूती से आईपीओ ला सकें और आपके पास ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आपका आईपीओ कब आ रहा है। दोस्तों, आप सब मेरे साथ बने रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कल कुछ और टॉपिक लेके आऊँगा आगे का, कि कैसे हम बिजनेस को एक्सपेंड करें, लोकल को ग्लोबल कैसे बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।